Yeah, good afternoon, everyone. This is the continuation video of probability class 11th mathematics, right? In our previous video, we have discussed till question number 5, I hope. Till question number 5, till third part we did it, if you remember. 16.2, right? So I can read that question once again for you. The question is from 16.2. Chaitanya, we were at question number 5, if you remember, right? Can you please read question number 5, fourth part for me? Fourth part read कीजिए. Two events which are mutually exclusive but not exhaustive, right? तो अब हमें ऐसे दो इवेंट्स सोचने हैं. बेटा 3 कॉइन का ये केस था, आपको पता है 3 कॉइन के केस में 8 ही आउटकम बनते हैं, ट्रिपल एल एच एच टी ये सब. तो मैं यहाँ सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन लिखना चाहता हूँ. अब हमें फोर्थ पार्ट में दो ऐसे इवेंट चाहिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हों पर एग्जॉस्टिव ना हो. ठीक है, तो क्लास इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. हम 16.2 पर हैं और ये फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट ट्राई कर रहे हैं. इसमें बेटा सब कुछ हमें खुद करना होता है चैतन्य. ए और बी हमें खुद सोचने होते हैं कि ऐसे इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो. तो सपोज कीजिए ए को मैं मान रहा हूँ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड. एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए मान रहा हूँ. आप केसेस सोच सकते हैं, 3 कॉइन के सभी को केसेस पता है, उसी में से हम सोच रहे हैं कि एक हेड कब कब आता है. टोटल 8 आउटकम है, उन्हीं में से सोचते हैं. एच डबल टी एक हेड, टी एस टी और टी टी एच. ठीक है, और जिस बच्चे को 3 कॉइन का सैंपल स्पेस नहीं बनाने आता उसको ट्रिक तो याद होगी. 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 से ये टोटल सैंपल स्पेस के 8 आउटकम होंगे, जिन्हें 8 सैंपल पॉइंट भी कहते हैं. सिर्फ वर्टिकली 4 बार हेड 4 बार टेल लिख लीजिए, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल लिख लीजिए, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, क्योंकि इसी में से हम चूज करेंगे ना सब कुछ. तो इसी में से मैंने केस चूज कर लिया. एग्जैक्टली वन हेड कब कब आ रहा है? जब एच टी टी है, एक टी एच टी है और एक टी टी एच है. इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें एग्जैक्टली वन हेड आ रहा है. और बी वाला पार्ट देखिए चैतन्य, उसमें हमें क्या चाहिए? गेटिंग, मतलब बी वाले पार्ट हमें ऐसा सोचना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब सभी को पता है ए और बी का इंटरसेक्शन 5 हो. तो इसमें मैं सोच रहा हूँ, उसमें था वन हेड, इसमें मैं ले रहा हूँ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड. हाँ, अगर 2 हेड होंगे तो ऑब्वियसली 1 टेल ही आएगा, राइट? तो 2 हेड एग्जैक्टली कब आ रहे हैं? कि इस वाले केस में आ रहे हैं, एक इस वाले में आ रहे हैं. तो इसके केस लिखिए. पहला है राइट वाला है एच एच टी, एक हो गया एच टी एच और एक है टी एच एच. ये 3 केस हो गए. अब ध्यान से देखो, क्या बताओ मुझे चेतन ने, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा. कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट? ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, आपको पता है. तो यानी कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं. तो आप यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. लेकिन ये जो है एग्जॉस्टिव नहीं है इवेंट, राइट? एग्जॉस्टिव नहीं है, ये ध्यान रखना. ठीक है बेटा, ओके. इसका फिफ्थ पार्ट मैं चाहूंगा अब चैतन्य आप रीड करें. फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन. Three events which are mutually exclusive but not एग्जॉस्टिव. exhaustive. तो इस बार 3 इवेंट सोचने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हैं पर एग्जॉस्टिव नहीं है. ठीक है, तो अब फिर मैं फिफ्थ पार्ट में अपनी तरफ से सोच रहा हूँ. ए मैं सोच रहा हूँ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल, गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल. चैतन्य सोचो एग्जैक्टली वन टेल कब कब आ रहा है?
HHT, HHT, वेरी राइट, HTH THH और और HTH, THH. ये तीन ही है। Yes. ओके, और B मानो गेटिंग एग्जैक्टली टू टेल्स। दो टेल बताइए एग्जैक्टली कब आ रहे हैं। HTT, HTT, TTH TTH और THT। इसके अलावा तो कोई नहीं लग रहा आपको। No, sir. ओके, और तीन टेल अगर मैं C को मान लूं, गेटिंग एग्जैक्टली थ्री टेल्स। एग्जैक्टली थ्री टेल हमारे कौन से केस में आ रहे थे, ट्रिपल टी वाले केस में आ रहे थे, राइट। तो अब ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इन तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है। 5. ये 5 है, वेरी राइट। तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। तो बेटा ये जो इवेंट है ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो गए क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 है, पर ये जो है हमारे वो नहीं हुए, मतलब एग्जॉस्टिव नहीं हुए। थोड़ा सा मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। जैसे एक था इक्वली लाइकली इवेंट, राइट। इक्वली लाइकली इवेंट में बेटा क्या था हमारा, इक्वली लाइकली इवेंट में ऐसे इवेंट इक्वली लाइकली तब होते हैं जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक इवेंट के होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों के इक्वल चांसेस है। जैसे एक कॉइन के केस में जितने हेड आने के चांसेस है उतने टेल आने के चांसेस है। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलेंगे। ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, अ सेट ऑफ इवेंट इज सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if the happening of one event A exclude the happening of other event B, कि A के होने से B पे कोई फर्क नहीं पड़ता। या आम भाषा में हम कह सकते हैं A और B का जो इंटरसेक्शन है वो फाई होता है। अगर ऐसा होता है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। और एग्जॉस्टिव इवेंट कब होते हैं, a set of event is said to be exhaustive if the performance of the experiment always result in the occurrence of at least one of them, कि कम से कम एक जो है अकर करे दोनों में से, राइट। तो एग्जॉस्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ ये जो हमने क्वेश्चन किया है इसमें एग्जॉस्टिव ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है पर ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन से ही पता लग रहा है हमें, ओके। अब चैतन्य ये मैं बोर्ड रब कर देता हूँ, आई होप आपने कर लिया होगा। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैं चाहूंगा एक बार आप रीड करें पूरा। Two dices are thrown. The event A, B, and C are as follows: A. Getting an even number of the first die. B. Getting an odd number of the first die. C. Getting a sum of the numbers on the die greater or equal to 5. Describe the event. First, A dash. Second, not B. Third, A or B. Fourth, A and B. Fifth, A but not C. Sixth, ठीक है, ये पार्ट अभी हम करेंगे तो हम रीड कर लेंगे। तो लेकिन सबसे पहले जो इन्होंने बोला है, दो डाइस थ्रो की गई हैं बेटा। अगर दो डाइस थ्रो की गई हैं तो चैतन्य मैं चाहूंगा आप एक बार फिर से पूरा सैंपल स्पेस बनाएं। जब हम दो डाइस थ्रो करते हैं तो उसके लिए जो सैंपल स्पेस बनता है वो आप पूरा बनाएं, ठीक है। आप सभी को पता है वो कैसे बनाते हैं, 1 1 बोलते जाइए, 1 2 चैतन्य बोलते जाइए, 1 4 जोर से बोलिए, 1 5 और 1 6, ठीक है। ऐसे सैंपल स्पेस सबसे पहले क्लास आपको बनाना है, राइट। ऐसे ही 2 1 2 1 2 2 2 3
2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये बेटा हमने सैंपल स्पेस बना लिया। अब ए था गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। तो इवन नंबर देखो फर्स्ट डाइस में कौन कौन से केस में आ रहा है, ये सारे जो केस हैं बेटा इनमें इवन नंबर ही आ रहा है फर्स्ट डाइस में। ये वाले हो गए, आप देख रहे हो, ये हो गए, तो ये सब एक ही केस हो गए, राइट। ये वाले हो गए पूरी रो, ऐसे अंडरलाइन कर लो अपने उसमें भी, ये सारे एक ही हो गए, राइट केसेस। और ये वाले भी 6 1 जिनमें इवन नंबर आ रहा है फर्स्ट डाइस में, तो ये हमारे एक ही केस हो गए। मैं चाहूंगा आप यहाँ पर ना एक बार ए के सारे केस, वैसे तो साफ पता लग ही रहा है, जो ये रेक्टेंगल वाले हैं ये सारे ए के केसेस हैं, ठीक है ना। ये मैंने लिख लिए। अब बी था गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, तो ऑब्वियसली ये बी हो गए ये सारे, क्योंकि इनमें ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। ये पूरी रो, बाकी की जो 3 रो बच गई हैं वो बी हो गई, ठीक है। अगला कह रहा है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ए और बी तो हमने मार्क कर लिए, सी मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ कि सम जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 5 हो। तो जैसे 1,1 1,2 लेस देन इक्वल टू 5 हो, तो इसका मतलब है 5 को भी इंक्लूड करना है, तो 1 से तो ये होगा, ठीक है। ऐसे 2 के साथ 2,1 2,2 और 2,3 हो गया, राइट। ऐसे बेटा 3 के साथ 3,1 और 3,2 हो गया, और एक हो गया 4 1, ये सी वाले हो गए। तो आई होप आपको क्लियर है, ए वाले रेक्टेंगल वाले हैं रो पूरी, और बी बगैर उसके पूरी रो है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए ए डैश। तो ए डैश में कौन से आ जाएंगे, ए डैश में बड़ा सिंपल है। ए डैश था क्या, गेटिंग एन ओड, मतलब ए डैश में वो आ जाएंगे, ए खुद था जिसमें फर्स्ट वाले उस पे 2 आ रहा था, इवन नंबर आ रहा था। तो फिर क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा जिसमें फर्स्ट वाले उस पे इवन नंबर नहीं आ रहा था, ऑड नंबर आ रहा था, मतलब फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो ए डैश इक्वल टू बी हो जाएगा। और बी में बेटा ये सारे केसेस आ जाएंगे, 1 1 से पहले 1 6 तक, फिर 3 1 से लेकर 3 6 तक, और फिर 5 1 से लेकर 5 6 तक। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू बी आ गया। सेकंड है नॉट बी। तो नॉट बी में बताओ कौन से हो जाएंगे, ए वाले हो जाएंगे, राइट, क्योंकि ए में कौन से थे, जिनमें फर्स्ट वाली डाइस पे इवन नंबर आ रहा था, ठीक है। तो ये वाले हो जाएंगे जो मैंने रेक्टेंगल से किए हैं, 2 1 से लेकर 2 6, फिर 4 1 से 4 6, फिर 6 1 से 6 6, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जो थर्ड पार्ट है उसमें ए यूनियन बी बताना है। अरे बेटा ये तो बड़ा आसान है, देखो ए यूनियन बी बताना है। तो आपको पता है ए में कौन से आ रहे थे, 2 1 से 2 6, 4 1 से 4 6, 6 1 से 6 6, और बी में कौन से आ रहे थे, 1 1 से 1 6, 3 1 से 3 6, 5 1 से 5 6। तो ए यूनियन बी जो होगा वो पूरा सैंपल स्पेस ही हो जाएगा, जिसमें सारे के सारे 36 आ जाएंगे, राइट। बहुत इजी है, तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। एक बार ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। सभी को पता है ये हमने किसके लिए बनाया था, 2 डाइस जो थ्रो की थी, और ये एस के लिए हमने बनाया था, राइट। इसके बाद फोर्थ पार्ट पढ़िए, ए एंड बी। और मैंने पहले भी बताया था एंड का मतलब प्रोबेबिलिटी में चैतन्य होता है इंटरसेक्शन।
तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या रहा है, ए बट नॉट सी, ए तो हो पर उसमें सी ना हो। तो भैया ए में से माइनस कर लो वो सारे केसेस जो सी में है, ठीक है ना। सी में आपको पता ये थे ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5 वाले सारे। तो ए बट नॉट सी में कौन कौन से बच जाएंगे, तो ये वाले हटा लो, मतलब ए हो बट नॉट सी हो, तो बी वाले भी उसमें ग्रेटर आते जाएंगे। तो इसमें मैं चाहूंगा आप ऐसे वाले ले लो जिनमें जो सम है ना, सम क्या हो चेतन ने, ग्रेटर देन 5 हो, क्योंकि सी क्या था, सी वालों का सम जो था लेस देन इक्वल टू 5 था, ठीक है। तो अब इसमें केस देखते जाओ कौन कौन से होंगे, जैसे कि 1,5, राइट। इसके बाद 2,4, 5 से ज्यादा है ना सम, 6 है। फिर बोलो 3,3, ऐसे ही 4,2, फिर 5,1, फिर उसके बाद 1,6, ऐसे ही 2,5, सम जो है 5 से ज्यादा है, 3,4, 4,3, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट से लिख रहा हूं मैं यहाँ से। 4,3 के बाद ले लो 5,2, 5,2 के बाद ले लो 6,1, ऐसे ही 2,6। इन सबका सम ऐड करोगे तो 5 से ज्यादा है। 3,5, 4,4, 5,3, 6,2, 3,6, 4,5, 5,4। कोई केस रह ना जाए चेतन ने चेक करो, 6,3, 4,6, ये 10 तक पहुंच गए हम हैं। एक और इसमें याद आ रहा है 5,5, 6,4, 5,6 और 5,6 के बाद 6,5 और एक लास्ट 6,6। तो ऐसे ले लो इसमें से जिनका सम क्या हो, ग्रेटर देन 5 हो, राइट। तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट पढ़िए, सिक्स पार्ट क्या है पढ़िए। सिक्स, गेटिंग एन, बी और सी, क्या चाहिए, बी और सी, बी और सी। तो बेटा बी और सी का मतलब क्या होता है, बी और सी का मतलब होता है बी यूनियन सी, और का मतलब प्रोबेबिलिटी में हमेशा यूनियन होता है, ठीक है। बी वाले हैं आपके पास, ऑड नंबर था फर्स्ट पे, और सी वाले और उसमें ऐड कर लो, बस रिपीटिशन का ध्यान रखना, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, साथ साथ करते रहिए चेतन। हाँ, एक रह गया पार्ट, अच्छा फिफ्थ अलग है, एक ही बात है, ए बट नॉट सी मतलब ए माइनस सी की है, एक ही बात है। वो कोई दिक्कत नहीं, वो आगे पीछे होंगे, शफल हो सकते हैं, उसकी आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, यही होंगे, ठीक है। ए माइनस सी, ये तो बेटा मैंने चेतन ने इसमें से ये लिखे थे ना, इसमें अभी माइनस भी करने हैं, पहले मैंने किए नहीं माइनस, ये तो मैंने सारे देखे ए वाले केस लिखे हैं, इसमें सी वाले केस ये जो ऊपर लिखे हुए हैं सी वाले, ये माइनस करने हैं, 1,1,1,2, समझ रहा है। यहाँ से लेकर 4,1 वाले ये माइनस भी करने हैं, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अगर माइनस कर दोगे तो क्या बच रहा है, एक बार बेटा हम पिछले के आंसर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमारा बच रहा है 2,4, सीधा ही कर सकते हो 4,2, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, 2,5, 4,3, आप चाहें तो डायरेक्ट ये आंसर भी लिख सकते हैं, राइट। 6,1, 2,6, ये 6 लिखा है, 4,4, 6,2, फिर एक बज रहा है 4,5, 6,3, 4,6,
6,4, 6,5 और 6,6। इसमें से क्या है, कई सी में भी ऐसे केस थे ना हमारे पास जिनका वो माइनस हमें करने थे, ठीक है। ए बट नॉट सी का मतलब क्या है रियल में, ए बट नॉट सी का मतलब है ए माइनस सी, ठीक है ना। ओके, और अगला है बी यूनियन सी। अब बी में देख लो भाई कौन से हैं, 2, 1, 2, 2, ये 2, 6 तक हैं ऐसे। नहीं सॉरी, बी में ऑड वाले हैं, 1, 1 से 1, 6, 3, 1 से 3, 6, 5, 1 से 5, 6। तो इसमें ये वाले और ऐड कर दो, तो ये 2, 1 और ऐड हो जाएगा एक, राइट। एक ये 2, 2 ऐड हो जाएगा, एक 2, 3 ऐड हो जाएगा, ओके। और एक ये 4, 1 ऐड हो जाएगा, बस बाकी वही सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप इसका आप लिख ही लेंगे, क्या कहते हैं। ये हमारा कौन सा पार्ट था चैतन्य, 6 पार्ट, राइट। तो बी यूनियन सी का मैं आंसर आपको थोड़ा शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, देखो। पहले तो देखो 1, 1 से आपको कौन से लिखने हैं, 1, 6 तक, राइट। उसके बाद 3, 1 से ऐसे डॉट डॉट लगा दो, ये 3, 6 तक, मतलब इसका मतलब आपको पता है चैतन्य, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 सब इसमें आ रहे हैं। ऐसे ही 5, 1 से डॉट डॉट 5, 6 तक ये वाले आ गए। अब और कौन से रह गए इवन में, एक ये रह गया देखो, 2, 1, एक 2, 2, एक 2, 3, 3, 2 तो ऑलरेडी हो गया है, और एक 4, 1, सिंपल, ठीक है। मुझे पता है स्पेस कम है, पर मुझे यही करना पड़ेगा क्योंकि ये सैंपल स्पेस देखना पड़ता है बार बार हमें। 7th वाला है बी एंड सी, और आप सबको मतलब पता है बी एंड सी का मतलब है बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले यूनियन था, अब इंटरसेक्शन। अब बी और सी में देखो क्या कॉमन है। अगर बी एंड सी में आप कॉमन देखेंगे, एक तो ये 1, 1 आ रहा है, और 1, 2, 1, 3, 1, 4, 3, 1 और 3, 2 ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्लास अब मैं नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर रहा हूँ। आई होप चेतन साथ साथ कर रहे हो। 8th पार्ट जो है हमारा, मैंने एक सैंपल स्पेस अलग से बनाया, मैं वहीं से देख रहा हूँ। 8th पार्ट कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, फर्दर इंटरसेक्शन सी डैश निकालना है। तो ए आपको पता है क्या था, बी डैश में ए आ जाएगा, राइट। तो ए और ए का तो क्या होगा, इंटरसेक्शन ए ही होगा, क्या कहते हो। और सी डैश का अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले निकाल लेना आप, ए और बी का इंटरसेक्शन कॉमन ए ही आएगा, राइट। तो फाइनल इसका रिजल्ट अगर आप करेंगे तो ये आएगा 2,4, 2,5, 2,6, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 6,1, 6,2 अप टू 6,6 तक आ जाएंगे, राइट। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था क्लास हमारा 8 पार्ट। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो चैतन्य मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 7 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 रीड करें। Refer to question 6 above. State true or false. First, A and B are mutually exclusive. Second, A and B are mutually exclusive and exhaustive. Third, A is equal to B dash. ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो अगर उसी में हम रिजल्ट देखें तो ए में क्या था, ए में थे सारे इवन नंबर आ रहे थे पहले पे, और बी में सारे ऑड नंबर आ रहे थे। तो फॉल्स कैसे हुआ, ट्रू ही तो हुआ। अरे भाई सुनो, ए में क्या आ रहे थे, मैं एक बार यहाँ पर लिख के देता हूँ आपको। ए क्या था, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई या डाइस, और बी था गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई।
तो बेटा इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई होगा। और ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई होगा तो यस, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यही उन्होंने हमसे पूछा था, ये ट्रू है या नहीं है, तो ये ट्रू है। सेकंड पार्ट अगर आप ध्यान से देखिए, कहा था ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। तो ए एंड बी बोला है, तो ये चीज भी हम ट्रू लिख रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो आपने प्रूव कर ही दी है और एग्जॉस्टिव भी है, राइट, क्योंकि कुछ ना कुछ ना कॉमन आ रहा है। तो ए मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और अगर आपको एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन ध्यान हो क्लास, तो एग्जॉस्टिव कब होते थे, जब एक एक्सपेरिमेंट का परफॉर्मेंस हमेशा रिजल्ट करेगा इन अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो इसमें हो रहा है, तो यस ये भी ट्रू हो गया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, ठीक है ना, ये ट्रू मैंने लिख दिया। और यहां लिख देता हूं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट चेतन ने था क्या, ए और बी डैश बराबर है, ये भी बिल्कुल ट्रू था, ठीक है ना, क्योंकि बी था ऑड नंबर आ रहे हैं तो बी डैश हो जाएगा, इवन आ रहे हैं और इवन ही आ रहे हैं, वो ए था हमारा, ठीक है। फोर्थ बताइए, A and C are mutually exclusive. तो ए इंटरसेक्शन सी हमें चेक करना पड़ेगा हमारा फाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे उसी के रिजल्ट से, तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा आ रहा है 2,1, 2,2, 2,3 और एक 4,1, ठीक है, ये चीज आ रही है। तो इसमें तो कॉमन आ नहीं रहा, तो ये फाई तो नहीं आ रहा कॉमन, तो ये वाला हमारा क्या हो गया चेतन ने, ये फॉल्स हो गया। अगला पढ़िए। A and B dash are mutually exclusive. ए और बी डैश, लेकिन बी डैश हमारा ए आ रहा था, तो ये भी चीज फॉल्स हो गई, क्योंकि बी डैश जो था वो ए के बराबर था, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए, और ए में से ए जो कॉमन लोगे तो ए ही आएगा, फाई नहीं आएगा, तभी ये फॉल्स हो गया, राइट। लास्ट पढ़िए। A dash, B dash and C are mutually exclusive and exhaustive. ए डैश, बी डैश एंड सी, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स है पार्ट बेटा। ए डैश और बी डैश तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, लेकिन ए डैश बी डैश के साथ सी जो है उसमें फाई नहीं आ रहा, कुछ कॉमन आ रहा है मेरा कहने का मतलब, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है क्लास। तो क्लास ये थी हमारी वीडियोग्राफी, जिसमें हमने कवर अप किया चैतन्य एक्सरसाइज 16.2। ओके, जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, थैंक यू।